इकोनॉमी का 5th लेक्चर आपके सामने है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, देन मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, और एंड लास्ट हम देखेंगे ओलिगोपोली, डियोपोली और मोनोपोली। ठीक है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, अगर मैं आपके सामने किसी एक डेफिनेशन को या किसी वर्ड को 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा जो मेन ऑक्यूपेशन है कि वो जो सेंटेंस है वो याद हो जाए। क्योंकि पता है जो क्वेश्चन आएगा वो स्टेटमेंट के तौर पे आएगा। जैसे कि आपके सामने अगली इमेज है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपीएफ, तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि कौन सा करेक्ट है, वो आप टिक कर देना, ना तो नहीं, या ए बी सी ऑप्शन आ जाएगा। इसलिए क्या है, अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ें और बाय द वे वर्ड टू वर्ड अगर हम 2 से 3 बार रिपीट करें तो एग्जामिनेशन में हमको ये समझ में आ जाता है कि भैया ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, और इसलिए मैंने बोला कि साथ के साथ आप बुक लेके बैठो ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होए। बात करें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की, तो कहता क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ कर्व, एक तरह का ऐसा कर्व है that represent the maximum possible output combination of two product then that can be produced with the same finite resources and technology। अगर मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड की बात करूँ आपसे, तो क्या है कि 2 प्रोडक्ट बनने की बात हो रही है। ठीक है, इसमें सेम रिसोर्सेज लग रहा है और सेम टेक्नोलॉजी लग रहा है। ठीक है, 2 प्रोडक्ट की बात हो रही है जिसमें कि रिसोर्सेज सेम लग रहा है, टेक्नोलॉजी सेम लग रहा है, और इससे हम क्या हम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हैं। मैक्सिमम आउटपुट निकालने की बात हो रही है। अब आप डेफिनेशन को एक बार और पढ़ो। इज अ कर्व दैट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द सेम फाइनाइट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है इसका, फाइनाइट है, और टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये बात क्या कर रहा है कि एक फर्म है या कोई कंपनी है या कोई भी आप कुछ चालू कर रहे हो, जो भी 2 सिनेरियो बात कर रहे हैं कि 2 प्रोडक्ट हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज फाइनाइट होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, रिसोर्सेज फाइनाइट है, वी नो वेरी वेल कि रिसोर्सेज हमारे पास फाइनाइट है। ठीक है, रिसोर्सेज क्या है, यू नो इट वेरी वेल, रिसोर्सेज हमारे पास फाइनाइट है, और टेक्नोलॉजी उस टाइम पर अभी लिमिटेड है। टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हो जाए तो हो सकता है एफिशिएंसी उस चीज़ की बढ़ जाए, जो कि रिसोर्सेज से हम जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जो कि निकल रहा है प्रोडक्ट, वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगर टेक्नोलॉजी आ जाती है और एडवांस। बट हमने बोला कि टेक्नोलॉजी हमारे पास कांस्टेंट है, रिसोर्सेज फाइनाइट है, तो 2 प्रोडक्ट के ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन बैठ सकते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। लेट अस टेक वन एग्जांपल। हमारे पास मान लेते हैं 10 किलो कॉटन है। ठीक है, 10 kg कॉटन है। हमारे पास जो मशीन लग रही है, ठीक है, वो कांस्टेंट, अभी मशीन क्या है, कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी इज अवर कांस्टेंट, और दूसरी चीज़ इसने क्या बोली थी, रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज हमारे पास ये रिसोर्सेज ही है जो कि हमारा 10 kg का रिसोर्सेज जो कि फाइनाइट है। हम क्या करते हैं, हम इसे पैंट और शर्ट 2 चीज़ बनाते हैं। पैंट भी बना सकते हैं हम चाहे तो, शर्ट भी बना सकते हैं, इट आवर चॉइस। हमारे पास चॉइस है 5 पैंट बनाने की इससे, या हमारे पास चॉइस है कि इससे 10 शर्ट बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें, अगर हम इस 10 किलो, मान लो धरती पे एग्जाम्पल के तौर पे 10 किलो कॉटन ही है,
और हम उससे कपड़े बना रहे हैं। अभी मत कहना कि सर प्लास्टिक से भी तो बन सकती है, हाँ बिल्कुल बन सकती है, वो अलग सिनेरियो। बट अभी हम जो केस ले रहे हैं वो सिर्फ कॉटन का ले रहे हैं। कॉटन हमारे पास 10 kg है, और 10 kg कॉटन की हेल्प से हमारे पास जो ऑप्शन है वो 5 kg, सॉरी 5 पैंट बनाने का है और 10 शर्ट बनाने का है। हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? हो सकता है कि मैं पूरे के पूरे 5 पैंट बना लूँ और जो शर्ट हो जाए वो 0 हो जाए। शर्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। यहाँ पर मैं अगर इसको लिखूँ ऐसे, इधर पैंट इधर शर्ट, तो मेरे पास पहला कॉम्बिनेशन हुआ 5, तो क्या बन जाए? पैंट बन सकती है, 0 शर्ट बन जाएगी। एक कॉम्बिनेशन होगा 4 पैंट बन जाए, 2 शर्ट बन जाएगी, यानी कि, और 3 पैंट बन जाएगी, तो यहाँ पर 4 शर्ट बन सकती है। अगर 2 पैंट बनाए तो हमारे पास 6 शर्ट बन जाएगी। और अगर हम 1 पैंट बनाए तो हमारे पास 8 शर्ट बन जाएगी। और अगर हम 1 पैंट भी नहीं बनाए, यानी 0 पैंट बनाए, तो हमारे पास 10 शर्ट बन जाएगी। तो यही कहा गया है, दो प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर हमारे पास रिसोर्सेज सेम है, यानी कि 10 kg के रिसोर्सेज सेम है और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तो क्या हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं उस कॉम्बिनेशन का, that represent the maximum possible output combination of two product, तो maximum possible output for the two product। अब ये कौन सा चाहिए हमको? मार्केट में अभी किस चीज़ की क्या डिमांड है उसके हिसाब से चाहिए होता है। अगर आप इसका ग्राफ भी बनाओगे, ग्राफ देखो, तो यहाँ पर मैं पैंट बता देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, शर्ट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पे हमको मिला, क्या मिला? 0, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जाता है यहाँ तक। तो ये हमारा ग्राफ बनता है। ये देखो, 4 पैंट पे कितना है? 2 शर्ट है, देन यहाँ पर 4 शर्ट है, यहाँ पर 6 शर्ट है, 8 शर्ट है, 10 शर्ट है। ये क्यों क्या है इसमें कि अगर आप हमारे पास अगर 2 प्रोडक्ट बनाना हो और उसके हमारे पास रिसोर्सेज सेम होता है और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है वो चीज़। ये तो था शर्ट और पैंट का एग्जांपल। अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल बोलूँ कि मान लेते हैं एक आपका लिमिटेड लैंड है, ज़मीन है लिमिटेड, और आप क्या करो, उस ज़मीन में हो सकता है कि आप वीट उगा लो या बार्न, ठीक है, जो अगर चावल के जो धान होती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है कि अगर हमने के पूरा का पूरा उस ज़मीन के अंदर जो पूरा लैंड है, उस पूरे लैंड में ये आपका पूरा लैंड है हो, आपके पास ऑप्शन है कि पूरा का पूरा है तो बार्न उगा लो। तो अगर पूरा बार्न उगाओगे तो वीट के लिए कितनी जगह बचेगी इसमें? 0। तो यहाँ पर देखो 0। अगर बार्न पूरा मैक्सिमम था तो वीट कितना हुआ? 0। अगर बार्न में कुछ क्वांटिटी कम कर दी गई, अब यहाँ पर हमने कुछ क्वांटिटी वीट के लिए छोड़ दी, ये वीट के लिए हमने छोड़ दी ये वाला, तो यहाँ पर वीट की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। फिर बार्न में और जगह छोड़ दी, कम हो गया, तो वीट की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ती आ रही है। तो यानी कि एक के बढ़ने पे दूसरा कम हो रहा है। एक बात समझो, एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज कमी थी, रिसोर्सेज की स्कैरिसिटी थी। आई होप कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो चुका होगा। क्या बोलते हैं? वी कैन नॉट फुलफिल ऑल आवर डिमांड ड्यू टू स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हम सभी के सभी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैरिसिटी है, कमी है। साइंस ऑफ स्कैरिसिटी हमने पहले पढ़ा था ना, फर्स्ट डेफिनेशन याद करो आप एक बार, कि कौन से लियोनन रॉबिन कहते हैं, इट्स अ व्हाट, इट्स अ साइंस ऑफ स्कैरिसिटी। और देखो पूरे के चैप्टर में अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये शब्द क्यों बोला है। अब देखो ये चीज़ तो क्लियर है, बट
आपसे एक और चीज़ पूछूं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप 10 किलो में से अब 5 पैंट के जो वेट होगा वो 10 किलो, और या 10 शर्ट का जो वेट है वो भी 10 kg? क्या पॉसिबल है? अगर आप सिर्फ 10 किलो से 10 किलो कॉटन से 5 पैंट बनाते हो और पैंट का जो वजन है 5 पैंट का वजन है वो 10 किलो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप बताओ, इसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वेस्टेज भी तो हुआ होगा। क्या कह रहा हूँ? वेस्टेज भी तो हुआ होगा, और जो ये वेस्टेज है उसको बोलते हैं इनएफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? इनएफिशिएंसी है उसकी। यानी कि इस ग्राफ के अंदर वो कहीं इनर साइड लाई करेगा। अगले आप डायग्राम में समझोगे। देखो, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, ठीक है, ए और बी। ए यहाँ पर ई डिनोट कर रहा है रिसोर्सेज आर इनएफिशिएंट यूटिलाइज। जो भी रिसोर्सेज आपने लगाया था वो इनएफिशिएंट था। 10 kg कॉटन में अगर आप 5 पैंट बना रहे हो जिसका वेट 10 kg है तो ये तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, 5 पैंट का 9.5 किलो हो जाएगा, यानी कि आधी किलो का हमारा वेस्टेज होता है। और ये जो आधी किलो वेस्टेज है, इसलिए हमारा जो मैक्सिमम ये ग्राफ होता है वो थोड़ा अंदर की साइड होता है। अब क्या हो सकता है कि ये आउटपुट फर्दर की तरफ मूव कर जाए? पॉसिबल हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर इट इज एफ वाला पॉइंट इम्पॉसिबल है। आप 10 किलो में 11 यानी कि 11 किलो नहीं बना सकते कोई सामान। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। इसके अगर फर्दर मूव करता है एक कोई पॉइंट तो वो इम्पॉसिबल होगा। आगे बोला इसने, एनी पॉइंट ऑन द फ्रंटियर एफिशिएंसी यूज ऑफ द अवेलेबल इनपुट। एनी पॉइंट ऑन द फ्रंटियर, अब ये क्या है? ये वाला जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, क्या बोला? एनी पॉइंट ऑन द फ्रंटियर एफिशिएंट यूज ऑफ द अवेलेबल इनपुट। पूरा का पूरा एफिशिएंसी तौर पे इस्तेमाल कर गए तब। बट एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट ना होकर थोड़ा बढ़ जाएगी तो ये हल्का सा ग्राफ आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ये कब होगा? मान लेते हैं जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है उस मशीन के होते होते वो 10 किलो मात्र और मात्र 9.8 kg है। अगर टेक्नोलॉजी और एडवांस आ जाती है तो अब क्या होगा? 10 kg में से 9.9 kg का आउटपुट निकल सकता है। और इसी दो प्रोडक्ट के ग्राफ को बोला जाता है क्या? PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। व्हाट? is state possible quantity that can be produced to product if both depend upon the same finite resources and technology for their manufacturing. Clear concept? क्यों है? क्योंकि scarcity of resources की कमी है। All demand cannot be fulfilled, सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर जा सकता है। Only two good can be produced with given resources and technology, सिर्फ दो ही गुड को प्रोड्यूस कर सकता है, या तो ये कर लो, या तो X को बना लो, या तो Y को बना लो। फिर बोला टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। अब आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप पहले इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो। क्या बोला गया? नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन गुड दैट मस्ट बी फॉरगॉन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अनदर गुड। डेफिनेशन 3 से 4 बार रिपीट करूंगा और ध्यान से कान खोलकर सुनना, याद यहीं पर करना है आपको। marginal rate of transformation, marginal rate of transformation, number of unit of one good, number of unit of one good that must be foregone, foregone यानी त्याग देना, छोड़ देना, number of unit of one good that must be foregone to produce 1 unit of another good, number of unit of one good that must be foregone, एक यूनिट को छोड़ देते हैं किसी दूसरे यूनिट को बनाने के लिए, एक यूनिट को छोड़ देते हैं किसी दूसरे यूनिट को बनाने के लिए, उसे बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन गुड दैट मस्ट बी फॉरगॉन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अनदर गुड, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन गुड दैट मस्ट बी फॉरगॉन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अनदर गुड। एक यूनिट को बनाने के लिए किसी दूसरे यूनिट को फॉरगॉन कर देते हैं, टू फॉरगॉन 1 यूनिट टू प्रोड्यूस the another good is called the marginal rate of transformation। इसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड और कॉनकेव। इस डेफिनेशन का एग्जांपल देखो। आपने 2 शर्ट बनाने के लिए एक पैंट का त्याग क्या रखा,
यानी कि वन पेंट को फोरगॉन कर दिया। क्या कर दिया गया? फोरगॉन कर दिया गया। टू मेक द, यहाँ पर यूनिट ऑफ किसी शर्ट को यूनिट ऑफ शर्ट, किसी शर्ट को बनाने के लिए आपने एक पेंट को त्याग करना पड़ा। इसी को बोलते हैं मार्जिनल, क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म करा है ना हमने। नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन गुड दैट मस्ट बी फॉरगॉन टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ अनदर गुड। इसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड, और इसका ये क्या होगा? कॉनकेव होगा। ये बताया मैंने एफिशिएंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये अंदर की साइड है। इकोनॉमिक ग्रोथ विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आगे मूव कर जाएगा। और अगर इसके अंदर के कोई तरफ पॉइंट है तो ये क्या बताएगा? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुका होगा। अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो समझते हैं। मार्केट इज व्हाट? प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर इंटरेक्ट या मीट ईच अदर। जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं उसे बोलते हैं मार्केट। मार्केट स्ट्रक्चर, हाउ डिफरेंट इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेचर ऑफ द कंपटीशन। मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि कैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर कैसे क्लासिफाइड होती है, किस टाइप के गुड्स बनाती है या किस टाइप की सर्विसेज देती है, एंड नेचर ऑफ द कंपटीशन कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की। सबसे पहला एग्जांपल आता है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन? लार्ज नंबर ऑफ बायर भी रहता है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी रहता है। बेचने वाले भी लार्ज क्वांटिटी में रहते हैं और खरीदने वाले भी लार्ज क्वांटिटी में रहते हैं। एग्जांपल सब्जी मंडी या फार्मर मार्केट। आप देखोगे लार्ज नंबर ऑफ बायर भी है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी हैं। सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट इन ऑल एक्सपेक्ट। सब्जी मंडी में सब एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं बेच रहा। सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आप ये बताओ, एक कचौरी वाला है, एक कचौरी बनाने वाला है और एक चाय बनाने वाला है, ठीक है, या एक कोचिंग सेंटर है, एक कोचिंग सेंटर है और एक चाय वाला इधर है। क्या इन दोनों में कोई कंपटीशन है क्या? ऑब्वियसली नॉट। ये अपना अलग काम कर रहा है, ये अपना अलग काम कर रहा है। अब एक कोचिंग सेक्टर, एक डॉक्टर है, क्या इन दोनों में कोई कंपटीशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है। तो क्या कह रहा है? आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जो बेचने का काम हो रहा है वो आइडेंटिकल सेम प्रोडक्ट को बेचने का काम हो रहा है। प्राइस फिक्स्ड बाय मार्केट। भैया इसका प्राइस किसी को तय नहीं, मार्केट खुद पे खुद आइडेंटिकल तय कर लेता है। फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिस्ट, आने की और जाने की दोनों की फ्रीडम होती है इसमें। ऐसा नहीं कि आप लगाने में बैरियर होता है या अगर मैं काम छोड़ूँ तब दिक्कत है। बट स्टार्टअप आप देखोगे ना, इंडिया में अगर कोई स्टार्टअप खोल के बैठा है, अगर उसे प्रोसीजर से बंद करना है तो हमारे यहाँ पर एग्जिट के इतने सारे नियम हैं कि एक सर मेरे को बता रहे थे कि एक उन्होंने स्टार्टअप खोला था बाय द वे लीगल प्रोसीजर के तहत। क्योंकि देखो कोई होता है प्रोडक्ट, उसको डिस्चार्ज कैसे होता है, मानो कोई कंपनी है, कोई केमिकल कंपनी है, कुछ भी है, उसको डिस्चार्ज किस तरह कर रही है, ठीक है, कहाँ डिस्चार्ज कर रही है वो प्रोडक्ट। तो एग्जिट लेने में उसको 6 महीने से ज़्यादा समय लग गया। एंट्री तो था ही, एंट्री में लाइसेंस, इतने सारे लाइसेंस लेने पड़ेगा, ठीक है, और एग्जिट भी तगड़ा है कि आप जल्दी छोड़ नहीं सकते उसको। बताना पड़ेगा भैया आप इतने एम्प्लॉय को हायर कर रहा था, उनका एम्प्लॉय का क्या है, सबका डाटा। ऐसा नहीं कि कोई जो फर्म खोलता है, कंपनी खोलता है, तो सारे के सारे एंट्री और एग्जिट जो है वो सब में देखना पड़ता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है। देन दिस नेवर रियली एग्जिस्ट, जैसे कि सब्जी मंडी, फार्मर मार्केट एक्सेट्रा। अब बात करते हैं मोनोपोली की। मोनोपोली क्या होता है? सिंगल सेलर एंड मैनी बायर। जब बेचने वाला ही एक हो और खरीदने वाले हजारों हों तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। दोबारा से क्या बोल रहा हूँ? जब बेचने वाला ही एक हो, खरीदने वाले हजारों में हो या लाखों में हो, करोड़ों में हो, पता नहीं, जो भी है, बट सेलर एक ही है, तो वहाँ पर बोलते हैं मोनोपोली। जैसे कि इंडियन रेलवे, ये बताओ यहाँ से आपको बिहार जाना होगा, सर नाम भी बिहारी ही का ही लिया, चलो नॉर्थ ईस्ट चलते हैं,
बिहार अब रास्ते में पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को नॉर्थ ईस्ट जाना हो, ठीक है, तो मैं ट्रेन से करता हूँ तो लगभग किराया आएगा 3,500 रुपये। अगर मैं थर्ड एसी का करता हूँ और फर्स्ट एसी का करता हूँ 3,500-4,000 रुपये, 4,500 भी बढ़ जाता है फर्स्ट एसी तक का तो किराया। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम मेघालय के बाद असम जाएगी, गुवाहाटी तक जाएगी। तो मेरे पास जाने के लिए कई ऑप्शन थे, बट अगर मैं रूट ट्रेन के थ्रू जाऊँ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, विच इज़ व्हाट, द इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे की पूरे के पूरे मार्केट में मोनोपोली है कि नहीं है, वो अकेला ही उस काम को, धंधा को चलाएगा, बाकी दूसरा को नहीं चला सकता। सेलर, बेचने वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, सेलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेट प्राइस, प्राइस को रेगुलेट जब चाहे मन कर सकता है इंडियन रेलवे, बट करता नहीं है। क्यों? वेलफेयर का काम है ना, गवर्नमेंट को वेलफेयर भी तो करना है। ऐसा थोड़ी ना कि लाख, अगर फर्स्ट एसी का टिकट है जनरल में जाओ ना, 150 रुपये 200 रुपये में चले जाओ, तो वेलफेयर का भी काम है। और गवर्नमेंट ने हायर क्लास को भी शो दिखा रखा है कि हायर क्लास के भी जा सकते हैं इसमें, तो उनके अलग टिकट है, फैसिलिटी अलग है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, इसका कोई सब्सटीट्यूट, प्रोडक्ट बेचने वाले कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है भाई ना। नो और लेस एडवर्टीजमेंट, इंडियन रेलवे कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी, आओ हमारे टिकट करवा लो, ये वो करवा लो, नहीं भाई नहीं। तुम्हारा मन है तो आओ, क्योंकि यहाँ लोग 3-3 महीने से वेट लगाते हैं टिकट बुकिंग के लिए। बिहार की अगर आपको पता हो जो ट्रेन है, लोग 3-3 महीने से भैया बुकिंग करके बैठ जाते हैं, भैया शादी ब्याह का टाइम है, बुक कर लें। एग्जाम्पल देख ही लिया हमने। तो मोनोपोली यानी कि सिंगल सेलर मैनी बायर। नाउ कम टू द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? जहाँ पर मैनी बायर हो और सेलर भी कई सारे हों। क्या कह रहा हूँ? कई सारे बायर हों और कई सारे सेलर हों, तो उसे क्या बोलेंगे हम? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बट इन दोनों में डिफरेंट क्या है? ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सिमिलर प्रोडक्ट की बात करता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सिमिलर प्रोडक्ट की बात करता है, बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट। जैसे कि फ़ोन हो गया, कोई फ़ोन लावा का भी बिकता है, कोई नोकिया का भी खरीदता है, कोई सैमसंग का भी खरीदता है, कोई आईफोन खरीदता है। फिर कि जो फ़ोन है वो तो एक जैसे है ना, काम तो बातचीत करने के काम आता है, एक गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजने के काम आता है। बट कहा क्या इसने कि जो फ़ोन है वो सिमिलर प्रोडक्ट है, बट यहाँ पर देखो तो आइडेंटिकल एक जैसा प्रोडक्ट है। जैसे कार हो गया, कार 4 पहिए वाली होती है, जिसमें 2 जने पीछे बैठे तो 2 जने आगे, 3 जने की खैर पीछे भी सीट होती है। होटल सर्विसेज का, ये सारे क्या हो, लगभग सिमिलर एक जैसा बेचने का काम करते हैं। हाई प्रमोशन, इनको प्रमोशन हाई करना पड़ता है और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। इजी एंट्री और एग्जिट, एंट्री और एग्जिट काफ़ी आसान है इसमें। अब आते हैं हम लास्ट का आज का टॉपिक, विच इज ओलिगोपोली। क्या होता है? फ्यू लार्ज सेलर, मैनी बायर, आइडेंटिकल प्रोडक्ट और डिफरेंट प्रोडक्ट, चेंज इन प्राइस बाय वन फॉर इन्फ्लुएंस अदर, डिमांड कर्व इज अनसर्टेन। इसमें क्या है कि जैसे लार्ज कंपनी है, आप ये जितने भी याद करो ना, आप एग्जाम्पल से याद करो तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ओलिगोपोली कहता है कि एग्जाम्पल इसका सीमेंट याद रख लो। जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, छोटे मोटे में नहीं होती। और बड़े बड़े लार्ज सेलर हैं ओलिगोपोली सीमेंट, ठीक है। और बायर कितने हैं? बायर भी बहुत सारे हैं। कम बड़े बड़े सेलर हैं, बट खरीदने वाले कौन हैं? लाखों में करोड़ों में लोग हैं। इसका एग्जांपल ओपेक भी है। ये उन नेशन को बोला गया जो जिनके पास ऑयल के पास प्रोड्यूसिंग ऑयल बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। इनका इन्फ्लुएंस इस तरीके से होता है, अगर एक कोई प्राइस को कम या ज़्यादा कर दे तो पूरे का पूरा मार्केट उनको भी करना पड़ेगा, जो उनके साथी देश है उनको भी करना पड़ेगा। मानो कि एक कोई कंट्री 50 रुपये का तेल बेच रही है और दूसरी कंपनी बोल दे कि मैं 45 रुपये बेचूंगा,
तो भैया सारे के सारे मार्केट इधर की तरफ आ जाएंगे, सारे के सारे क्या होगा, जो बायर होंगे वो इधर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो क्या कहता है, चेंज इन प्राइस बाय वन फर्म इन्फ्लुएंस अदर, वो पूरा का पूरा मार्केट को इन्फ्लुएंस कर देगा। किसी अगर एक ने बोला कि मैं कम कर दूंगा, ग्लोबल मार्केट में यही तो हो रहा है, रशिया के बीच में, सऊदी अरेबिया, इन सब के बीच में क्या हो रहा है कि तेल हमारे यहाँ से, ठीक है, अब तो खैर ब्लॉक कर दिया गया है, हमारा ये जो स्टेट है वो उसको रोक दिया गया है। डिमांड कर्व इज अनसर्टेन, ओपेक, और हमने देख लिया इसका एक और देखो, ड्यूओपॉली। ड्यूओपॉली क्या होता है, ड्यू मतलब दो, नाम सुन रहा है, और पॉली करके टू फर्म डोमिनेट द मार्केट, दो फर्म जो कि डोमिनेट करती है पूरे के पूरे मार्केट को, दैट इज कॉल्ड ड्यूओपॉली। एग्जाम्पल है इसका मैनी बायर, जैसे कि जियो और एयरटेल। जियो और एयरटेल को एग्जाम्पल से याद करो ड्यूओपॉली से, जियो और एयरटेल को याद करो ड्यूओपॉली, यानी कि एग्जाम्पल है इसका। क्या कहता है, जो सिर्फ दो कंपनी पूरे के पूरे इंडिया के कम्युनिकेशन सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रही है, बट इनकी मन मर्जी चलेगी तो प्राइस बढ़ा देंगे या घटाएंगे तो नहीं, क्योंकि कमाने के लिए बैठी है ना ये भी कंपनी। बट इनके ऊपर रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, ना तो ये मन चाहा प्राइस जब मन करे तब बढ़ा दे, जब मन करे घटा दे, भाव नत खेल जाए। तो क्या है, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब लास्ट टॉपिक है मोनोपोली। मोनोपोली, सिंगल बायर और मैनी सेलर, जहां पर बेचने वाले हजारों की तादाद में है बट खरीदने वाला एक ही होता है, उसको बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली when a single buyer and many seller are present there। एग्जाम्पल के तौर पर डिफेंस, इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली बायर। डिफेंस का कोई प्रोडक्ट है, खरीदेगा कौन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही खरीदेगी ना, कोई और खरीद के दिखा दे इसको, फूट के मारेगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी कि बेचने वाले यहाँ पर कई सारी कंपनियां हैं, बाहर की कई सारी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने डिफेंस जो भी है वो बेचना चाह रही हैं, खरीदने वाला एक ही होता है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन होगा, बायर इंपॉर्टेंट होगा, और बायर कहेगा भैया मुझे इस दाम पे नहीं खरीदना, मुझे इस दाम पे खरीदना है, यानी कि प्राइस भी बायर के हाथ में ही है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, इसका कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है। कॉमनली लो प्राइस, जनरली बायर बोलता है भैया इतने में देना है तो दो, ना तो जाओ तुम। नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, ना प्रोडक्ट कोई सब्सटीट्यूट है, इसी को अच्छा दो बार लिख दिया गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ओनली बायर। तो आई होप आज का पूरा आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।